नमस्कार, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। गुजरात में लोकसभा की भले ही सिर्फ 26 सीटें हैं, लेकिन पिछले दो आम चुनाव से यानी 2014 और 2019 इन दोनों ही चुनावों में बीजेपी ने यहां क्लीन स्वीप किया था। यानी सारी सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, 26 की 26। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और केंद्र सरकार भी एक तरह से यहीं से चल रही हैं, क्योंकि पार्टी और सरकार के सबसे महत्वपूर्ण दो लोग यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात से ही आते हैं। कई मंत्री भी यहां से आते हैं। बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है, तो जाहिर सी बात है कि यहां की सभी 26 सीटों को जीतने का टारगेट भी शामिल होगा, गुजरात की सारी सीटों को। लेकिन गुजरात में जो हालात दिख रहे हैं वो ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि बीजेपी यहां सभी 26 सीटें जीत पाएगी। बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ता खुलकर अपने ही लोकसभा उम्मीदवारों का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी के ही कुछ ऐसे बड़े नेता इन कार्यकर्ताओं का पर्दे के पीछे से उत्साह बढ़ा रहे हैं और मदद दे रहे हैं, जिन्हें बीजेपी ने पिछले कुछ महीनों या सालों में किनारे लगा रखा है। पार्टी कार्यकर्ताओं में इस बात की नाराजगी है कि ना तो टिकट देने में उनसे कोई सलाह ली जा रही है, और फिर जब आलाकमान किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो बाहरी ही क्यों न हो, टिकट देकर भेज रहा है, तो कार्यकर्ताओं पर उन्हें रिकॉर्ड मतों से जिताने का भारी दबाव है और दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन कार्यकर्ताओं ने भी शायद उन नेताओं को धूल चटाने को तय कर रखा है, जिनकी जमीनी पकड़ तो बहुत कमजोर है, लेकिन आला कमान तक उनकी पहुंच बहुत मजबूत है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी न सिर्फ जमीन पर दिख रही है, बल्कि वो बगावती तेवर में भी दिख रहे हैं। स्थिति यह है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी को लगातार अपडेट लेना पड़ रहा है और गृह मंत्री अमित शाह तो कई बार ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर चुके हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को गुजरात की सभी 26 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार पार्टी के भीतर ही विरोध के चलते दो उम्मीदवार बदलने पड़े हैं। बदलने क्या पड़े, इन उम्मीदवारों ने स्थानीय कार्यकर्ताओं के बगावती तेवरों को देखते हुए खुद ही मना कर दिया कि हम नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। हालांकि इन्हें आश्वासन दिया गया कि कुछ नहीं होगा, लेकिन बीजेपी की अंदरूनी राजनीति के चलते वे हिम्मत नहीं जुटा पाए। इनमें से एक सीट तो बड़ोदरा की है, बड़ी महत्वपूर्ण सीट है। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के साथ साथ बड़ोदरा सीट से भी चुनाव जीते थे। बाद में इस सीट को उन्होंने छोड़ दिया था। वहीं 2019 में बीजेपी की रंजन भट्ट ने इसी सीट से 5 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। बीजेपी ने रंजन भट्ट को फिर टिकट दिया, लेकिन जब स्थानीय कार्यकर्ता और बीजेपी के कई नेता विद्रोह पर उतर आए तो रंजन भट्ट की चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं पड़ी। आला कमान से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हम नहीं लड़ पाएंगे। आखिरकार बीजेपी को बड़ोदरा से उम्मीदवार बदलकर हिमांग जोशी को टिकट देना पड़ा, लेकिन कार्यकर्ताओं का गुस्सा इससे भी कम नहीं हुआ। वहीं दूसरी सीट है साबरकांठा। यहां बीजेपी ने पहले भीखाजी ठाकुर को टिकट दिया, लेकिन कार्यकर्ताओं की नाराजगी के चलते उन्हें भी टिकट लौटाना पड़ा। इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस से आए पूर्व विधायक महेंद्र सिंह बरैया की पत्नी शोभना बरैया को उम्मीदवार बनाया, लेकिन दूसरी पार्टी के आयातित उम्मीदवार ने स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं का गुस्सा और भड़का दिया। इसके अलावा कई और सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार कार्यकर्ताओं की नाराजगी झेल रहे हैं। सुरेंद्रनगर सीट से मौजूदा सांसद महेंद्र मुंजपरा का टिकट काटकर चंदू शिहोरा को टिकट दे दिया गया। इस सीट पर तलपदा कोली समाज की आबादी 5 लाख से ज्यादा है और उस समुदाय के लोग खुलेआम बीजेपी उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं। कोली समाज जूनागढ़ से उम्मीदवार राजेश चुडासमा का भी विरोध कर रहा है, क्योंकि कोली समाज के एक डॉक्टर के सुसाइड नोट में चुडासमा का नाम सामने आया था। विरोध का हाल तो यह है कि अमरोली सीट से भरत सुतारिया को टिकट दिए जाने के विरोध में पार्टी के ही दो गुटों में मारपीट तक की घटना हो गई। गुटबाजी और टकराव के न जाने कितने वीडियो सामने आ रहे हैं। यह अलग बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में ये सब चीजें देखने को नहीं मिल रही हैं। अभी 2 दिन पहले ही पोरबंदर सीट पर केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया की सभा में कुर्सियां फेंकने, नारेबाजी करने और कार्यकर्ताओं के आपस में भिड़ने के वीडियो वायरल हुए थे। मांडविया को यहां से टिकट दिए जाने से पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं, क्योंकि मांडविया बाहरी प्रत्याशी है। यही नहीं, बीजेपी को जिस बात का सबसे ज्यादा विरोध झेलना पड़ रहा है वो है केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का राजपूतों के खिलाफ दिया गया बयान। स्थिति यह है कि रूपाला कहीं सभा तक नहीं कर पा रहे हैं, प्रचार तक नहीं कर पा रहे हैं,
केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला को राजकोट सीट से बीजेपी ने टिकट दिया है। राजपूतों के खिलाफ रूपाला के बयान का इतना विरोध हो रहा है कि उसे मैनेज करने के लिए रूपाला और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को माफी तक मांगनी पड़ी, लेकिन बवाल रुका नहीं है। रूपाला ने कहा था कि कई राजपूत शासकों और अंग्रेजों के बीच सांठगांठ हुआ करती थी। उनके इस बयान के खिलाफ राजपूत समाज के लोग उबल पड़े। विवाद बढ़ने के बाद रूपाला और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को दिल्ली भी तलब किया गया था, लेकिन विवाद बढ़ता ही जा रहा है। राजपूत समाज की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। बढ़ते विरोध के बाद रूपाला ने 3 बार और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने 1 बार हाथ जोड़कर लोगों से माफी मांगी, लेकिन राजपूत मानने को तैयार नहीं है। राजपूत समाज की तरफ से जगह जगह पर रूपाला के बायकॉट के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी आला कमान ने अब राजपूतों की नाराजगी को ठेंगा दिखाते हुए रूपाला की होर्डिंग्स लगानी शुरू कर दी है, जिससे राजपूतों की नाराजगी और बढ़ गई। स्थानीय लोगों और पत्रकारों का कहना है कि ऐसा पिछले कई साल में पहली बार दिख रहा है कि बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है, और ऐसा इसलिए हो रहा है कि कुछ सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशी जल्दबाजी में तय किए हैं और बदल दिए हैं, और स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं से फीडबैक नहीं लिया गया। कुछ जगहों पर पार्टी कार्यकर्ताओं में बाहरी व्यक्तियों को उम्मीदवार बनाए जाने से नाराजगी है। कार्यकर्ताओं में असंतोष और नाराजगी इस बात से भी है कि दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को ऊंचे पद और टिकट भी मिल जा रहे हैं, जबकि सालों साल पार्टी के लिए काम करने वाले, दरी बिछाने वाले नेताओं को इग्नोर किया जा रहा है। यही नहीं, इन इग्नोर्ड नेताओं से ऐसे उम्मीदवारों का प्रचार करने को कहा जा रहा है जिनका अब तक वो विरोध करते रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस या अन्य पार्टियों से आए लोगों और बीजेपी के नेताओं के बीच तालमेल भी नहीं बैठ पा रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी उम्मीदवारों के प्रति नाराजगी, खासकर रूपाला के बयान से राजपूतों की नाराजगी को मुद्दा बना रही है। कुछ सीटों पर कांग्रेस ने राजपूतों को भी तवज्जो दी है, जिससे यह समुदाय कांग्रेस की ओर आकर्षित हो रहा है। आम आदमी पार्टी से गठबंधन का फायदा भी कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल पहले कांग्रेस के कई नेताओं की हार का मुख्य कारण आम आदमी पार्टी के ही उम्मीदवार बने थे। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 26 सीटें जीतने के साथ ही 60% से ज्यादा वोट भी हासिल किए थे। लेकिन 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 51% वोट ही मिले। कांग्रेस को 27.5% वोट और 17 सीटें मिली, जबकि आम आदमी पार्टी को करीब 13% वोट और 5 सीटें मिली। ऐसे में दोनों पार्टियों के गठबंधन का असर और बीजेपी की अंदरूनी कलह इस बार बीजेपी की सभी सीटें जीतने के अरमानों पर पानी फेर सकती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।